हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 9। इससे पहले ऑलरेडी हमने 8 शेयर करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना है कि ये जो कंटेंट तैयार किया गया है वो बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक चलती हैं तथा विज्ञान बुक जो कि कक्षा छठी से लेकर के 8वीं तक चलती हैं, उस किताब से ये कंटेंट तैयार किया गया है। सारे क्वेश्चंस वहीं से लेकर के बनाया गया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है आपके लिए, यदि हम दरवाज़ों के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल है, यदि हम दरवाज़ों के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या में से कोई नहीं। देखिए, हम चीज़ों को यहाँ पे करना क्या चाहते हैं, घर्षण कम करना चाहते हैं। घर्षण कम करने के लिए हम लोग तेल लगाते हैं, लुब्रिकेंट लगाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कम हो जाएगा। आप जब कब्जों पर तेल देते हैं या फिर देखते हैं जो हमारा होता मशीन वगैरह होता है वहाँ पे तेल डालते हैं, तो वहाँ पे इसलिए हम इस तरह से चीज़ें कर रहे होते हैं ताकि वहाँ पे क्या हो, घर्षण कम से कम हो। जितना घर्षण कम होगा, मशीन उतना कम घिसेंगी, आवाज़ उतना कम करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे पिछला वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि ध्वनि संचरित हो सकती हैं। ध्वनि संचरित हो सकती हैं, कहाँ हो सकती हैं, ठोसों में, द्रवों में, गैसों में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, ध्वनि ठोस, द्रव, गैस ये तीनों में संचरित हो सकती हैं, निर्वात में नहीं हो सकती। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ध्वनि को संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्वनि को संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात वैक्यूम में या निर्वात में ये ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पे इतना जरूर याद रखना है कि इनका जो गति है अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इनका ट्रैवल करने का जो गति देखने को मिलता है वो सबसे ज़्यादा होता है ठोस में। ठीक है, उससे कम होता है द्रव में और उस सबसे कम होता है गैसों में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल करता है तेज़ गति से वो ठोसों में ट्रैवल करता है। ठीक है, इसे अगर आप लोहा लेके लेते हैं, अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे किसी तरह से किसी को कुछ आवाज़ करते हैं, इस पर अगर चोट पहुँचाते हैं तो देखेंगे आवाज़ बहुत तेज़ से यहाँ पहुँचता है। ठीक है, आप चाहें तो जिस बेंच या डेस्क पर बैठे होंगे, एक बंदे को यहाँ बोलिए कान लगा कर सुनने के लिए, और यहाँ पे कुछ मार्कर वगैरह कुछ भी पेन वगैरह से यहाँ पे अगर इसे ठपकाएंगे, जैसे देखें बहुत तेज़ी से सुनाई पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे ही कुछ अगर करते हैं, कुछ आवाज़ करते हैं और यहाँ पे वायु भरा हुआ है और कोई यहाँ पे कोई बंदा है, तो देखिएगा बहुत थोड़ा सा इसके तुलना में कम देरी से सुनाई पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ठोस में जो इसका जो गति होता है बहुत ही तेज़ होता है, जबकि वायु में इसके तुलना में कम होता है। ठीक है, और निर्वात में तुमने कहा कि बिल्कुल ही क्या होता है, शून्य होता है। बाकी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो ध्वनि का जो वायु में जो गति होता है वो अलग अलग किताब में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 340 मीटर। ठीक है, 340 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होता है। 340 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है किसका, ध्वनि का, किसमें, वायु में। बाकी द्रव में जाएंगे तो उसे थोड़ा सा अधिक देखने को मिलेगा, ठोस में और भी अधिक देखने को मिलता है, लेकिन जनरली आपसे पूछा जाता है वायु का। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे देखेंगे कि 20 डिग्री का तापमान होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस का। अगर उससे भी ज़्यादा होगा तो फिर आप देखेंगे कि उससे गति थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर 20 डिग्री से कम होगा तो फिर स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। बाकी प्रकाश का भी पूछा जाता है उससे गति कितनी है, तो ध्यान रखना है 3 लाख मीटर, सॉरी किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकेंड ये है वायु की, ये प्रकाश की गति। ठीक है, किसकी गति है, ये है प्रकाश की गति। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये ट्रैवल करती है प्रकाश, लाइट बहुत स्पीड है। सोच सकते हैं कितना स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, पलक झपकते साथ ही 3 लाख किलोमीटर ये ट्रैवल कर जाता है। जबकि जो आपका ध्वनि है वो 340 मीटर ट्रैवल कर पाता है एक सेकेंड में, कहाँ पे, वायु में। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 340 मीटर पर सेकेंड, 350 हो सकता है, 345 हो सकता है, ये अलग अलग डेटा दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जो क्लोज ज़्यादा होगा उसको आप लोग टिक कर रहेंगे। 340 से तो कम, कहीं कहीं 330 भी दिया रहता है, 333 भी दिया रहता है। ठीक है, तो इसी का रेंज आप लोग देख लीजिएगा कि 330 से लेकर के 355-60 के बीच में कौन है। अगर दूसरा का कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो आपका आंसर वही सही होगा। ठीक है,
बाकी ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि ठोसों में सबसे ज़्यादा ध्वनि तेज गति से ट्रैवल करता है, उससे कम द्रव में, उससे भी कम गैसों में, और निर्वात में तो बिल्कुल भी नहीं करता है। अर्थात आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहाँ पे एक दूसरे से बात आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच में क्या है, वैक्यूम है, खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, तो सुना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि अगला क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल है, सिंपल सा सवाल है वैसे। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं, शोर कहते हैं, बल कहते हैं। देखिए ध्वनि जो होता है ना कई तरह के होते हैं। एक शोर क्या है, अप्रिय है, जो आपको पसंद नहीं आता है, उस पसंद को क्या कहेंगे? शोर कहेंगे, है ना। जैसे बच्चे लोग शोर मचाते हैं तो वो वाला शोर सुनना कोई नहीं चाहता। एक होता है ध्वनि, ये ध्वनि बोलते हैं। संगीत, देखेंगे संगीत क्या है, एक प्रिय ध्वनि है, सुनने का आपको इच्छा करेगा। और वही फिर लाउडनेस उसको बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा ज़्यादा, तो फिर वो सुनने का इच्छा नहीं करेगा आपको। ठीक है, तो वो शोर हो जाता है फिर। तो अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? यहाँ पे शोर कहेंगे यहाँ। ठीक है, बल तो होगा नहीं, वो तो फोर्स है, ताकत है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? आवर्तकाल का मात्रक क्या है? एम है, केजी है, एमएम है, या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आवर्तकाल का जो फार्मूला होता है, ठीक है, सूत्र जो होता है वो होता है यहाँ पे F = 1/T। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, आवर्तकाल बराबर होता है 1/T। तो यहाँ पे देख सकते हैं T आ रहा है, तो यहाँ पे T क्या है, किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? यहाँ से निकालेंगे तो सेकेंड में आएगा। किस में आएगा? सेकेंड में निकल करके आएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर उपर्युक्त में से एक से अधिक छूटा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे ई ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आवर्तकाल का सही मात्रक जो होता है वो होता है सेकेंड। अगर सूत्र पूछे आवर्तकाल का तो आपको बताना है F = 1/T। ठीक, वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्तकाल क्या है, ठीक है, तो आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है कि एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले जो समय है ना, उस लोलक को क्या कहते हैं, उस काल को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। जैसे अब देखते होंगे घड़ी वगैरह में कुछ इस तरह से लगा होता है ना ये, तो मान लीजिएगा इस अवस्था में अभी है, तो यहाँ से ये पहुँचेगा यहाँ पे, फिर वापस यहाँ पहुँचा, और फिर वहाँ पहुँचा, और यहाँ से पहुँचने के बाद वापस इस स्थान पर पहुँच गया, तो इसे बोलेंगे इसने एक काल पूरा, एक दोलन पूरा कंप्लीट किया है। तो इसी को हम लोग कहेंगे एक दोलन इससे पूरा किया है, एक आवर्तकाल इसका पूरा हो गया। तो यही कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर ये यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर वापस यहाँ आ गया, तब कहा जाएगा कि एक इसका आवर्तकाल पूरा हो गया। तो इस हिसाब से हम अगर इसका देखें गणितीय रूप से आवर्तकाल का जो फार्मूला होगा वो ये होगा, लिया गया समय। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिया गया समय, लिया गया समय डिवाइडेड बाय दोलनों की संख्या। दोलनों की, कितना दोलन कर रहा है वो, उसकी संख्या। ठीक है, तो ये आवर्तकाल का एक भी फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं आवर्तकाल का। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? आवर्तकाल बराबर लिया गया समय कितना ले रहा है? दोलनों की संख्या। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि कोई 10 सेकेंड ले रहा है, उसमें कितना लिया गया समय 10 सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, और दोलन की संख्या कितना इसे कंप्लीट कर पा रहा है, तो मान लेते हैं 5 बार से कंप्लीट कर पा रहा है, तो निकल के कितना आएगा? 2। ठीक है, तो इसका मतलब आवर्तकाल उसका क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आवर्तकाल का मात्रक पूछा था, तो मात्रक ध्यान रखिएगा कि आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकेंड होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, इनमें से किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है? बताना है इनमें से किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है? छोटी बच्ची की, छोटे बालक की, महिला की, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दिए गए ऑप्शन में अब जो आवाज़ की आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो सबसे कम देखने को मिलता है छोटी बच्ची का। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखने को मिलेगा महिला का, फिर छोटे बालक की। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जिसका जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसकी आवाज़ उतना ही पतली होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लड़कों को जो होता है ना, जो फ्रीक्वेंसी लड़कियों से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए
कि प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 2,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20 हर्ट्ज से होता है, या फिर 1 से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखना है वो देखिए, कभी गलती नहीं होगा। सबसे पहले ध्यान रखना है यहाँ पे श्रव्य, या फिर इससे पहले लिख लेते हैं अश्रव्य, ठीक है, अश्रव्य, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक, ठीक है, ये अश्रव्य तरंगे हैं। इसके बाद हम लिख लेते हैं श्रव्य, ये हो जाएगा हमारा श्रव्य। और एक ले लेते हैं हम लोग प्राश्रव्य, प्राश्रव्य। 3 तरह के तरंगे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अश्रव्य जो है आपका, ठीक है, ये जो है अश्रव्य जो तरंगे हैं वो 20,000 हर्ट्ज से कम होती हैं, ठीक है। इस बार जो श्रव्य तरंगे होती हैं उसे बोलते हैं 20,000 हर्ट्ज से लेकर के यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। और यहाँ पे 20,000 से है, ठीक है। और ये प्राश्रव्य जो होती हैं जिसे अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जितनी भी हो जाएंगी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। तो ये हो गया 20,000 हर्ट्ज से कम। बात समझ में आ रहा है? 3 तरह के श्रव्य है यहाँ पे, अश्रव्य है, श्रव्य है और प्राश्रव्य है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करें अश्रव्य के बारे में, ठीक है। जो अश्रव्य तरंगे होती हैं वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 से कम होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, अश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों को सुना नहीं जा सकता। ये तरंगे भूकंप के समय, ज्वालामुखी विस्फोट या व्हेल, हाथी आदि ही कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सुन सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये तरंगे जो होती है ना 20,000 से कम, वे भूकंप की जो समय आता है, जो भूकंप के समय आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो उस समय या ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, तो इस समय व्हेल जो होती हैं, हाथी जो होते हैं, वो सब, ये सब जो ध्वनि होते हैं वो सुन पाते हैं, वो हम लोग नहीं सुन पाएंगे। श्रव्य तरंगे, ऑडिएबल साउंड जिसे कहेंगे, वे ध्वनि तरंगे जिन्हें हमारा कान सुन सकता है, श्रव्य तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। और इनका जो आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 किलो हर्ट्ज के मध्य होती हैं, ठीक है। ये न्यूनतम तथा उच्चतम आवृत्ति की सुरता की सीमाएं लोग कहलाती हैं। ये तरंगे कंपित वायु स्तंभ, सवृत्त द्विभुज, वायलिन आदि से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और जो प्राश्रव्य जो तरंगे होती हैं, तो ये वे ध्वनि होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसकी जो आवाज़ है कुछ ही जीव जंतु सुन पाते हैं, जैसे कि चमगादड़, बिल्लियाँ, कुत्ते और पक्षी वगैरह, कुछ कुछ ऐसे हैं, पक्षी वगैरह कुछ भी सुन पाते हैं, कीट भी सुन पाते हैं ऐसे ऐसे ध्वनियों को, ठीक है। और प्राश्रव्य जो ध्वनि होता है इसका प्रयोग सिग्नल को भेजने में, समुद्री गहराई को पता करने में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हवाई अड्डों पर धुंध को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्राश्रव्य तरंगे का। तो यहाँ पूछा था प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो देखिए प्राश्रव्य ये वाला है 20,000 हर्ट्ज से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। श्रव्य पूछेगा तो 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच, और अश्रव्य बोलेगा तो 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है। अश्रव्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक, जबकि प्राश्रव्य को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, और श्रव्य को बोलते हैं ऑडिएबल वेव्स, ठीक ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि हमें कोई ध्वनि सुनाई देता है, इसका कारण है। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? परावर्तन, घर्षण, कंपन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंपन। जब कोई वस्तु कंपन करता है तब हमें कुछ सुनाई पड़ता है। अगर कोई वस्तु कंपन ना करे तो कोई भी वस्तु हमें सुनाई नहीं पड़ेगी, ठीक है। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है जब कोई आवाज़ जब कहीं से निकलती है और जा करके टकरा करके वापस जब लौटती है, उसे परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अगर सीधे ला करके मेरे कान में पहुँचे तो परावर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ, तो यहाँ पे परावर्तन नहीं होगा, ठीक है। कंपन इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्रास है, रेंज कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच, ठीक।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? ये 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कंपन आयाम का अस्थायी मात्रक क्या है? एम है, केजी है, सेकेंड है, एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे एम हो जाएगा, ए। ठीक है, मीटर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आवृत्ति का मात्रक क्या है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है? प्रति सेकेंड, फ्रेक्शनल, हर्ट्ज, एक से अधिक या में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रति सेकेंड भी होता है और हर्ट्ज भी होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? आयाम पर, तरत्व पर, शोर पर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए एक सीधी सी रेखा में ले रहे हैं ऐसा, ठीक है, और ध्वनि अगर ऐसा कुछ हो रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है देखिए, ये जो है ना आपका ये इसको बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। ठीक है, और ये जितना लंबा होगा, इसकी जो ऊंचाई जितना ज़्यादा होगा, उतना ही उसकी जो प्रबलता है वो अधिक होगा और उतना ही साउंड तेज आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, अगर यहाँ से ये जाए, अगर ऐसे करके चला जाए तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो यहाँ पे जो ध्वनि होगा बहुत ही क्या होगा, तेज होगा। तो इसको बोलते हैं आयाम। तो इसकी दूरी को बोलते हैं आयाम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ना आपका ये, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। यहाँ इस दो ऊंचाई को बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं, इस ऊंचाई को क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। तो किसी भी जो ध्वनि का जो प्रबलता है वो डिपेंड करता है कि उसका आयाम कितनी है। आयाम जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, वो जितना ऊंचा होगा उतनी ही उसकी प्रबलता अधिक होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आयाम पर डिपेंड करता है। ठीक, आया समझ में? वैसे इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप लोग ऐसा कीजिएगा कि व्हाट्सअप जो चलाते ही होंगे, ठीक है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग आता है तो वहाँ से आप लोग आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिएगा। तो कुछ कुछ आवाज़ बोलिएगा और कुछ जगह रुक जाइएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर सेंड कीजिएगा। उसके बाद उसको प्ले कीजिएगा। जब प्ले कीजिएगा तो देखिएगा कि कुछ इस तरीके से आएगा वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे आवाज़ आपकी आ रही होगी वहाँ पे देखिएगा इस तरह से होता रहेगा ऐसा। और जहाँ बोलिएगा वहाँ तो पूरा इसी से हो जाएगा। नहीं कुछ नहीं, जब साइलेंट रहिएगा तो वहाँ पे आवाज़ कुछ ऐसा रहेगा, कुछ इस तरह से शो करेगा। लेकिन जहाँ पे फिर शुरू कीजिएगा बोलना तो वहाँ देखिए कुछ ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या करें, आयाम डायमेंशन ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे थे तो इसका पूरा क्या है, जो आयाम है बिल्कुल ही नगण्य है। समझ में आ रहा है? तो ये प्रैक्टिकल खुद भी कर सके देख सकते हैं, तो हमेशा याद रहेगा वो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अपरागामी होती है, एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्वनि जो है बताना है कि उसकी प्रकृति क्या होती है। तो दो चीज़ का पूछा जाता है जनरली। एक तो पूछा जाता है ध्वनि का और एक पूछा जाता है प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं? साउंड। ठीक है, तो देखिए टी से इसका कैसे याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। ठीक है, कि कैसे याद रखना है आपको कि ध्वनि किस प्रकृति की होती है। तो देखिए प्रकाश को याद रखिएगा कि इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, और लाइट में लास्ट में क्या आ रहा है? टी से होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर होता है अनुप्रस्थ। तो इसका मतलब है कि यदि प्रकाश पूछा जाता तो इसका आंसर क्या होता? अनुप्रस्थ होता। तो इसका उल्टा याद रखिएगा कि ध्वनि का फिर उसका उल्टा हो जाएगा। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अनुदैर्घ्य, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखना है? ध्वनि और पर जो प्रकाश है ये दोनों को याद रखना है। प्रकाश तो इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, तो लाइट के अंत लास्ट में आता है टी। टी होता है ट्रांसफर, और ट्रांसफर मतलब होता है अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ है अगर इस प्रकाश का, तो उसका उल्टा ध्वनि चलता है अनुदैर्घ्य में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्वनि की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य पर प्राश्रव तरंगे का क्या प्रभाव होता है? सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती हैं, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है ये नहीं सुनी जा सकती हैं। बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा।
जो अप्रस्रव्य जो तरंगे होती हैं वो हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, कुछ ही जीव जंतु ऐसे होते हैं जो सुन पाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बाकी ऊपर में डिटेल्स मैंने उसे बता ही दिया था वहाँ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का परिकर्णन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, प्रतिध्वनि का निर्धारण से इन लोग तय कर पाते हैं कि सामने क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गूंज जिसको बोल सकते हैं ना, जिससे कि इन लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक साउंड निकालता है, इन लोग साउंड निकालता है, तो सामने से अगर कोई दीवार है तो वहाँ से टकरा करके अगर वापस लौट के तुरंत उन लोग पहुँचता है उन लोग के पास, तो तुरंत समझ में उन लोग को आ जाता है कि सामने कुछ है, वो फिर वहाँ से उन लोग मुड़ जाता है। इस तरीके से उन लोग काम करता है, इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। उन लोग इस तरह से कुछ आवाज़ निकालता है जो टकरा करके तुरंत वापस लौट जाता है। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है कि इसके सामने कुछ चीज़ें हैं जो टकरा सकते हैं उनसे, बस उन लोग अपना मूवमेंट क्या करता है, चेंज कर लेता है। तो इस तरीके से उन लोग गति करता है रात में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर क्यों विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सिंपल से आंसर हो जाएगा वायुमंडल की अनुपस्थिति होने के कारण। हमने कहा कि वो की जो साउंड होता है, जो ध्वनि होता है ना, तो वो तभी सुनाई पड़ेगा जब कुछ का माध्यम होगा। माध्यम नहीं रहेगा तो आवाज़ ट्रैवल नहीं करेगा। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ही वहाँ देखेंगे वायुमंडल है ही नहीं और कोई माध्यम ही नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ विस्फोट हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ी ना सुनाई पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं सुनाई पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल की अनुपस्थिति है, वायुमंडल नहीं है। ट्रैवल करने के लिए, ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी चीज़ का क्या चाहिए, माध्यम चाहिए ही। या तो ठोस होना चाहिए, तरल होना चाहिए, तो फिर गैस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बोला है वायुमंडल की अनुपस्थिति है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो विस्फोट होता है वो सुनाई नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? बाकी लाइट जो है प्रकाश है, प्रकाश को ट्रैवल करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये बात अलग है कि अलग अलग माध्यमों में उसकी भी जो गति होती है वो परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे संघन माध्यम में थोड़ा स्लो चलेगा, विरल में थोड़ा तेज चलेगा। ठीक है, मतलब कि ध्वनि के ठीक उल्टा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह क्या संकेत करता है? जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह क्या संकेत करता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये क्या यहाँ पे शो करता है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? बताना है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? लोहा, क्रोमियम, तांबा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इसका भी आसान सा सवाल है। तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? टीन, जिंक, एल्यूमिनियम, एक से अधिक, में से कोई नहीं। बताइए, ये भी सवाल अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। याद रखिएगा, टीन क्या हो जाएगा, टीन। ठीक है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर धातु विद्युत का जो लेपन किया जाता है वो होता है टीन। अगला सवाल है, इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रकृति में दो तरह के पदार्थ देखने को मिलते हैं, एक तो होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। तो जितने भी धातु होते हैं सभी विद्युत धारा के सुचालक होते हैं और धातु जो होते हैं वो विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। ठीक है, उसमें से एक अपवाद भी है, ग्रेफाइट। ठीक है, जो कि आपका पेंसिल के निडल में लगा होता है, तो वो एक अपवाद है और धातु होते हुए भी विद्युत धारा का वो सुचालक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ लकड़ी, रबड़, कागज, ये सभी क्या है, विद्युत धारा के कुचालक हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। ठीक है, कौन सा पूछा है यहाँ पे कि उनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो कोई भी सुचालक यहाँ पे नहीं है, सभी कुचालक हैं।
ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे कि साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? क्रोमियम, लोहा, एल्युमिनियम, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्रोमियम इसका सही आंसर होगा। क्रोमियम का लेपन किया जाता है। यहाँ पे एक वर्ड भी है विद्युत लेपन, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? बताना है कि निम्नांकित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? नींबू का रस, आसुत जल या यूरिया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो याद रखिएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नींबू का रस। नींबू का रस क्या होता है? एसिड नेचर का होता है, तो ये विद्युत का सुचालक होता है। आसुत जल क्या होता है? बिल्कुल ही आसुत जल होता है ना, जो जिसे डिस्टिल वाटर भी कहते हैं, ये शुद्ध वाटर होता है। तो वहाँ पे इसमें कोई भी किसी तरह का एसिड नहीं होता। ठीक है, अगर वही चीज़ अगर नल का पानी लेकर के आते हैं, कुआं का पानी लेकर के आते हैं, तो फिर वो करंट का क्या करेगा? पास करने देगा, यानी वो सुचालक हो जाएगा। लेकिन ये आसुत जल है, जल नहीं आसुत जल है, मतलब ये पूरी तरीके से क्या है? न्यूट्रल है। इसका पीएच वैल्यू आई थिंक कितना होना चाहिए? 7। तो देख लीजिएगा। ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें किसी तरह के कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, शुद्ध शुद्ध ये जल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें विद्युत का ये सुचालन इसमें विद्युत का जो होता है चालन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 MCQ थे इसमें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।